Hello students, welcome to Physics Bouquet. Today in this video we'll discuss about Michelson-Morley experiment. This is a topic related to relativity that we are continuing. In previous video we had discussed introduction to theory of relativity, special theory of relativity, general theory of relativity. ये सब हम डिस्कशन किए हैं. गैलीलियन रिलेटिविटी, फिर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. तो आज हम डिस्कशन करेंगे माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के बारे में. तो चलो शुरू करते हैं. एक्चुअली माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से पहले मैं कुछ उसका प्रीवियस एक्सपेरिमेंट के प्रीवियस बातें बोलना चाहता हूँ. तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट एक्चुअली क्यों परफॉर्म किया गया वो बात मैं बोलना चाहता हूँ. हम जानते हैं कि कोई भी मैकेनिकल वेव, दैट में बी लॉन्गिट्यूडिनल वेव या ट्रांसवर्स वेव, जो भी हो, वो मूव करने के लिए कुछ मीडियम जरूरी है. विदाउट मीडियम इट कैन नॉट प्रोपागेट. हमारा लाइट वेव भी एक ट्रांसवर्स वेव है. ये प्रूव हो गया जब फेनोमेनन लाइक इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब फेनोमेनन जब प्रूव हो गए एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गए, तो लाइट का वेव नेचर कंफर्म हो गया. मतलब लाइट इज ए वेव, ये कंसेप्ट कंफर्म हो गया. तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किए, जैसे साउंड वेव प्रोपागेट करने के लिए एयर मीडियम जरूरी है, उसी तरह उसकी फुटिंग में, साउंड फुटिंग में, वो सब लाइट वेव को ट्रीट किए. साउंड फुटिंग में वो लाइट वेव के लिए भी एक मीडियम जरूरी है. जैसे साउंड वेव ट्रैवल करने के लिए एयर मीडियम है, उसी तरह लाइट वेव स्पेस में जब ट्रैवल करता है, हमारा कुछ अर्थ के कुछ दूर तक तो एयर है, उसके बाद तो एयर नहीं है, वैक्यूम है. तो उन लोगों का साउंड फुटिंग में जो लाइट वेव को लिए, तो उन्होंने एस्यूम किए कि स्पेस में भी एक मीडियम है, क्योंकि लाइट वेव एक मैकेनिकल वेव, इसीलिए तो वहाँ भी एक मीडियम है. और वो मीडियम का नाम उन्होंने ईथर दिए. ईथर. इस मीडियम में लाइट ट्रैवल करता है. मतलब ये ईथर मीडियम में जो पार्टिकल होते हैं, ये जो हाइपोथेटिकल मीडियम, ये एक हाइपोथेटिकल मीडियम है. ये जो ईथर मीडियम है, उसमें जो पार्टिकल होते हैं, वो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन की वजह से लाइट वेव प्रोपागेट करता है. ये कंसेप्ट पुट फोर्थ किए साइंटिस्ट लोगों ने. मतलब लाइट वेव को साउंड वेव के फुटिंग में उन्होंने एक्सप्लेन करने की ट्राई की. उसके बाद उन्होंने तो एक मीडियम एस्यूम कर लिए, ईथर मीडियम. फिर उसके बाद हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए वेव इज गिवन बाय रूट ओवर ऑफ ई बाय रो. हमारा ई है इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, इलास्टिसिटी.
और ये रो जो है ये डेंसिटी ऑफ द मीडियम, जो मीडियम में वेव प्रोपागेट करता है उस मीडियम का इलास्टिसिटी और उस मीडियम का डेंसिटी। तो हमारा जो लाइट का वेलोसिटी होता है, लाइट का वेलोसिटी बहुत लार्ज है, हमारा ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इट इज ए वेरी लार्ज वैल्यू। तो ये लार्ज होने के लिए हमारा इलास्टिसिटी जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ इलास्टिसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ डेंसिटी। तो ये लाइट वेलोसिटी इतना बड़ा होने के लिए हमारा इलास्टिसिटी बहुत लार्ज होना चाहिए और डेंसिटी बहुत लो होना चाहिए, राइट। तो ये जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं, लार्ज इलास्टिसिटी एंड लो डेंसिटी, एक्चुअली इट इज कंट्रास्टिंग। कोई भी सब्सटेंस का इलास्टिसिटी ज्यादा है तो डेंसिटी भी जनरली ज्यादा होता है, लो नहीं होता। तो ये वेलोसिटी लार्ज होने के लिए हमारा इलास्टिसिटी बड़ा होना, बहुत लार्ज होना चाहिए, बहुत उसका वैल्यू बहुत बड़ा होना चाहिए और डेंसिटी बहुत कम होना चाहिए, जो कि एक कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टी है, वो मेल नहीं खाता। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोगों के मन में डाउट अराइज हुआ कि सच में ईथर है या नहीं। तो ये जो डाउट अराइज हुआ, इसी वजह से माइकलसन मोर्ले जैसा एक्सपेरिमेंट डेवलप हुआ। तो माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किए कि ईथर है, तो सपोज ईथर है, तो ईथर है मतलब ईथर मीडियम अर्थ के सराउंडिंग में है। तो अर्थ जब मूव करता है तो ईथर और अर्थ के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन होगा। सपोज ईथर में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम इमेजिन करेंगे, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सपोज रेस्ट में है और हमारा अर्थ जो है वो मूव कर रहा है। तो दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो अर्थ का ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ इक्वल होना चाहिए। अर्थ का ऑर्बिटल वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर सेकेंड जो है, 18.5 माइल्स पर सेकेंड या 30 किलोमीटर पर सेकेंड। तो वो जो रिलेटिव वेलोसिटी ईथर के रेस्पेक्ट में अर्थ का रिलेटिव वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। और तो ये जो रिलेटिव मोशन ईथर और अर्थ के बीच में, उसको प्रूव करने के लिए माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट डेवलप हुआ। माइकलसन और मोर्ले दो साइंटिस्ट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। तो उसका मेन पर्पस क्या था, सचमुच whether there is a relative motion between ether and earth, that is the main purpose। ये साबित हो जाता कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, ये प्रूव हो जाता, तो क्या होता कि ईथर में हम एक एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इमेजिन करते और उसके रिलेटिव में सभी मोशन को डिस्कशन करते। मगर रिजल्ट क्या था, नेगेटिव में रिजल्ट आया था, क्योंकि मतलब नेगेटिव में रिजल्ट आया था दैट कि ईथर का एग्जिस्टेंस नहीं है, देयर इज नो ईथर, सच हाइपोथेटिकल मीडियम डजंट एग्जिस्ट। ये एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था, रिजल्ट में ये नेगेटिव रिजल्ट आया था। तो वो जो भी हो, हम माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट का प्रिंसिपल क्या था, इसका प्रिंसिपल था कि सपोज लाइट
कर रहा है, जो डायरेक्शन में अर्थ मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में सपोज लाइट ट्रैवल कर रहा है, तो कुछ टाइम लगेगा। जो टाइम लगेगा अर्थ का ऑर्बिटल मोशन के अगेंस्ट में लाइट ट्रैवल करेगा तो अलग टाइम लगेगा। सपोज अर्थ का वेलोसिटी v है और लाइट का वेलोसिटी c है, दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, c माइनस v। लाइट जब अर्थ का ऑर्बिटल मोशन के अगेंस्ट में ट्रैवल करेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी होगा c प्लस v होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन में अलग अलग है, c माइनस v और c प्लस v। तो टाइम भी अलग अलग होगा। लाइट को जो टाइम लगेगा अगेंस्ट द ऑर्बिटल मोशन, जो टाइम लगेगा अलोंग द ऑर्बिटल मोशन अलग टाइम लगेगा। ये दोनों टाइम के डिफरेंस के वजह से इंटरफेरोमीटर में जो इंस्ट्रूमेंट माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट यूज किए थे, इंटरफेरोमीटर में जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस क्रिएट होते हैं उसमें वो फ्रिंजेस में एक शिफ्ट होगा, मतलब सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करने के बाद सपोज 20th नंबर ऑफ फ्रिंज आया था तो अगेंस्ट में ट्रैवल करने के बाद वो 20th नंबर फ्रिंज शिफ्ट हो जाएगा। तो कितने शिफ्ट हुआ, कितना शिफ्ट हुआ वो कैलकुलेशन करना ये माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का पर्पस है। और प्रिंसिपल है there is fringe shift in interferometer when light moves along the orbital motion there is shift in interference fringes due to time difference in traveling of light along the orbital motion of Earth and opposite to the direction of motion of the Earth. So that is the principle. जो फ्रिंज शिफ्ट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो क्रिएट होते हैं, इंटरफेरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट जो यूज हुआ था उसी के हेल्प में इंटरफेरेंस फ्रिंजेस क्रिएट होते हैं। हमारा इंटरफेरेंस फ्रिंजेस क्रिएट होने का मेन बेसिस है दो कोहेरेंट सोर्सेस से टू और मोर वेव्स आए, वो सब वेव्स सुपरपोजिशन होने के बाद हमको इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलता है। तो यहाँ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कैसे मिलते हैं इंटरफेरोमीटर में वो डिस्कशन करेंगे। ये जो इंटरफेरोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है, ये जो डिवाइस होता है, यहाँ ये सब पार्ट्स होते हैं। क्या पार्ट्स, एक सोर्स होता है, सोर्स जो कि एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है। मोनोक्रोमेटिक मतलब ये जो सोर्स सिंगल वेवलेंथ का लाइट जनरेट करता है, एक ही कलर का लाइट जनरेट करता है। उनसे जो लाइट रेज निकलते हैं उनको पैरेलल करने के लिए एक कन्वेक्स लेंस लिया जाता है। वो पैरेलल बीम निकल गया, पैरेलल बीम निकलने के बाद उसके सामने एक ग्लास प्लेट होता है। वो ग्लास प्लेट हाफ सिल्वर्ड होता है। ये जो हाफ सिल्वर्ड प्लेट इसके फ्रंट में रखा गया है, तो इसके अंदर ये पैरेलल बीम इसके अंदर घुस गया। इसके अंदर जब पास किया, ये सिल्वर्ड जो हाफ सिल्वर्ड सरफेस है, हाफ सिल्वर्ड फेस है, यहाँ तक रीच करने के बाद, पहुंचने के बाद ये बीम दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट सीधे सीधे M2 के तरफ गया और दूसरे पार्ट रिफ्लेक्ट होकर सीधे M1 के तरफ गया। ये जो लाइट M2 के तरफ गया ये ट्रांसमिटेड लाइट है और ये है रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो पहले ये ट्रांसमिटेड लाइट के बारे में डिस्कशन करते हैं।
ये जो ट्रांसमिटेड लाइट गया सीधा M2 के ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट हुआ, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुआ। तो परपेंडिकुलर इंसिडेंस होने से ये जो रिफ्लेक्शन होगा प्लेन मिरर में वही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां से रिफ्लेक्ट होकर फिर से ये चला आया ये फेस की तरफ, यहां रिफ्लेक्ट होकर ये चला आया टेलीस्कोप के। तो ये ट्रांसमिटेड लाइट का बात हुआ। तो अभी ये पीबी जो रे है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पैरेलल बीम गया, यहाँ इसके अंदर घुसा, ये सिल्वर सरफेस जो है, सिल्वर फेस जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये M1 की तरफ गया। M1 में ये परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुआ, तो परपेंडिकुलर इंसिडेंस की वजह से ये फिर से रिफ्लेक्ट हो गया और वही पाथ में रिट्रेस होकर ये भी टेलीस्कोप के तरफ चला गया। तो यहाँ से जो लाइट वेव आया या लाइट बीम आया और यहाँ से जो लाइट बीम आए, यहाँ दोनों का सुपरपोजिशन हुआ और दोनों का सुपरपोजिशन की वजह से इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस हुआ और ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को हम टेलीस्कोप के सहायता में उसको देखें। और एक बात है, ये जो प्लेट और एक प्लेट है P1, इसको क्यों रखा जाता है, या इसको कंपेंसेटिंग प्लेट बोलते हैं। ये क्या कंपेंसेट करता है मैं बोलता हूं। ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है, देखो ये इस प्लेट के, पहला जो प्लेट P है, इसके अंदर एक बार घुसता है, जाता है, इससे फिर बैक करके यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये एक बार ही इसके अंदर घुसा है। मगर ये जो बीम है, ये एक बार इसके अंदर गया, फिर रिफ्लेक्ट होकर इसके तरफ गया, फिर से इसके तरफ आया। तो कितने बार ये P के अंदर जाना आना हुआ? 3 बार हुआ, मगर यहाँ एक बार हुआ है। तो इसका 3 बार, इसका 1 बार, उसको कंपेंसेट करने के लिए यहाँ और एक प्लेट दिए हैं जो कि कंपेंसेटिंग प्लेट है। दोनों सेम थिकनेस का है और एक्चुअली एक ही ग्लास प्लेट से कटिंग करके ये दोनों को लिया गया है, लिया जाता है। तो ये एक बार इसके अंदर गया, फिर एक बार इसके अंदर, तो बैक करने के बाद इसके अंदर, तो 3 बार हो गया और यहाँ रिफ्लेक्ट होकर चला है। तो यहाँ भी 3 बार, यहाँ भी 3 बार। तो इसको पाथ को कंपेंसेट करने के लिए ये प्लेट दिया जाता है। तो इसी तरह ये जो ट्रांसमिटेड बीम का रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड बीम का रिफ्लेक्शन के वजह से, उन दोनों का सुपरपोजिशन की वजह से इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस हुआ और हम टेलीस्कोप में उसको देखें। तो ये तो उसके बाद हम इंटरफेरेंस फ्रिंजेस का जो शिफ्ट होता है, शिफ्ट का कैलकुलेशन करेंगे, मगर ये एक बड़ा डेरिवेशन है। तो इसको मैंने क्या किया हूँ, 3 पार्ट्स में वीडियो को डिवाइड कर दिया हूँ। एक पार्ट इतना ही, तो दूसरा पार्ट डिस्कशन करेंगे जो फ्रिंज शिफ्ट का बात डिस्कशन करेंगे, सेकंड वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो में इतना ही, बाय।